Hello friends, this is part number 3 for the chapter Cell the Unit of Life. For previous parts, click on the link given in the description box. तो अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग नेचर की होती है और इट इज़ ए हार्ड कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई, सम प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट है और प्लांट, फंजाई एंड प्रोटिस्टा आर यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया के अंदर ये जो सेल वॉल होती है वो सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है। इसके आउटर में भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। और प्लांट, फंजाई एंड प्रोटिस्टा के अंदर सबसे बाहरी लेयर जो प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसकी थिकनेस है जो वेरी कर सकती है फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू सेवरल माइक्रोमीटर तक। अब हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की। इसकी डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 इन कॉक्सेल्स। ही डिस्कवर्ड सेल वॉल ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ द सेल। जो सेल वॉल होते हैं इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, मैट्रिक्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स। मैट्रिक्स जैसे कि एक सेल के अंदर उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी तरह जो सेल वॉल होता है उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं और इसी के अंदर फाइब्रिल्स अटैच्ड होते हैं यानी एम्बेडेड होते हैं। दूसरा है माइक्रोफाइब्रिल जो कि फाइब्रिल से बना होता है और ये मेन इसका फ्रेमवर्क बनाता है। तो मैट्रिक्स और माइक्रोफाइब्रिल्स में तो कौन सबसे मेन फ्रेमवर्क बनाता है सेल वॉल का? दैट इज माइक्रोफाइब्रिल्स। सो इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ द सेल वॉल। मैट्रिक्स होता है वो अमरफस नेचर को अंदर होता है और इसके अंदर पैक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन प्रेजेंट होता है। और जो फाइब्रिल्स होते हैं वो प्लांट्स में अलग तरह के होते हैं और एनिमल्स में और फंजाई में अलग तरह से होते हैं। सो प्लांट्स के अंदर ये सेलुलोज से बना होता है, फंजाई के अंदर काइटिन या उसका दूसरा नाम होता है फंगल सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है वो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है ग्लूकोज और सेलुलोज के अंदर 2000 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में अटैच्ड होती है। तो इसमें कितने यूनिट्स होते हैं? 2000 ग्लूकोज यूनिट्स अटैच्ड होती है इन अ लीनियर ऑर्डर बाय बीटा 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो ग्लूकोज होता है वो दो तरह के होते हैं, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट है और इसके अंदर जो यूनिट होती है वो होती है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 का मतलब है जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड यूनिट का फोर्थ कार्बन। इसी तरह नेक्स्ट हम जब बात करेंगे तो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड यूनिट का फोर्थ कार्बन आपस में अटैच्ड होते हैं। 100 सेलुलोज यूनिट्स आपस में मिलकर बनाती है फाइब्रिल और 20 फाइब्रिल यूनिट्स मिलकर बनाती है माइक्रोफाइब्रिल्स और उसके बाद बनता है माइक्रोफाइब्रिल्स। जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं वो होती है 0.5 टू 7 माइक्रोमीटर लॉन्ग और 10 टू 25 नैनोमीटर थिक। जो स्पेस होता है बिटवीन माइक्रोफाइब्रिल इज एक्चुअली फिल्ड बाय अ मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन, क्यूटिन, सुब्रिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। जैसे कि सेलुलोज के अंदर ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं उसी तरह काइटिन के अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन प्रेजेंट होता है बाय लिंकेज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम बात करेंगे सेल वॉल्स की लेयर्स की। जो सेल वॉल होती है मेनली प्राइमरी वॉल, मिडल लैमिना, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल में डिफरेंशिएटेड होती है। जब दो सेल्स की हम बात करें जो कि आपस में अटैच्ड है दैट इज सेल 1, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ये सेल 2। सेल वॉल और सेल 1 और सेल 2 जो आपस में कनेक्टिंग लेयर होती है उनके बीच में यानी जो बीच में कॉमन लेयर प्रेजेंट होती है उनके बीच में उसे हम कहते हैं मिडल लैमिना। सो मिडल लैमिना इज द कॉमन लेयर, सीमेंटिंग लेयर या कनेक्टिंग लेयर बिटवीन द टू सेल्स। तो दोनों को जो बीच में एक लेयर और दोनों शेयर कर रहे हैं उस लेयर को हम बोलते हैं मिडल लैमिना। अब हम इसके बात करेंगे इनर साइड में। मिडल लैमिना के जो इनर साइड लेयर होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। तो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट टू द इनर ऑफ द मिडल लैमिना। दूसरी हम बात करेंगे जो प्राइमरी वॉल के भी इनर साइड लेयर प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं हम सेकेंडरी वॉल। ये आगे तीन लेयर में डिफरेंशिएट होती है S1, S2 एंड S3। S1 होती है वो क्लोज टू द प्राइमरी वॉल एंड S3 इज क्लोज टू द ल्यूमन ऑफ द सेल वॉल। टर्शरी वॉल जो प्रेजेंट होती है वो
सेकेंडरी वॉल के भी इनर साइड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हर एक प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ये कुछ एक में ही प्रेजेंट होती है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स। अब हम बात करेंगे प्राइमरी वॉल की। जो इन चारों लेयर्स में से प्राइमरी, मिडल लैमिनर, सेकेंडरी एंड मिडल लैमिनर से जो फर्स्ट लेयर बनती है सेल की, ये सेल वॉल की, वो होती है प्राइमरी वॉल। सो इट इज द फर्स्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड बाय द सेल्स। इट डिपॉजिटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द मिडल लैमिना, मतलब जो मिडल लैमिना के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल पॉलीसैकेराइड्स लाइक सेलुलोज, जो कि फाइब्रिल बनाएगा। ये ओनली कंस्टिट्यूटेड अबाउट 20% हेमीसेलुलोज, जिसने की मैट्रिक्स ऑफ दी सेल वॉल बनाना है। तो इट कंस्टिट्यूटेड अबाउट 50%। तो सेलुल जो मैट्रिक्स का इसका अंदर कंटेंट है वो 50% है, और फाइब्रिल का कंटेंट ओनली 20%। और दूसरा, इसके अंदर बहुत शॉर्ट माइक्रोफाइब्रिल्स अटैच होता है। मतलब एक तो माइक्रोफाइब्रिल्स की कंपोजिशन भी कम है, उसका परसेंटेज भी कम है, ऊपर से उसकी शॉर्ट भी है। तो एक तरह से लूज नेटवर्क बनाता है, लूज नेटवर्क ऑफ दी शॉर्ट माइक्रोफाइब्रिल्स, जिसकी वजह से ये जो लेयर होती है वो बहुत लूजली प्रेजेंट होती है। इट इज नॉट अ हार्ड लेयर, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स का कंपोजिशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दी फाइब्रिल कंपोजिशन, नॉट हार्ड लेयर, राइट। दिस लेयर नॉट ओनली ग्रो लीनियरली बट ऑल्सो ग्रो इन थिकनेस। सो अपनी थिकनेस और लीनियरिटी दोनों ग्रो कर सकते हैं बाय एडिंग मोर एंड मोर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। जैसे जैसे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी लीनियरिटी एंड इसकी थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोजिशन। सो ग्रोथ अक्कर बाय डिपोजिशन ऑफ मोर एंड मोर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बाय प्रोसेस नोन एज एपोजिशन। ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वॉल या ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी वॉल, दोनों को ही एपोजिशन कहते हैं, या फिर इसको हम अल्टीमेटली बोल सकते हैं ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। तो ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, या फिर इसको बोल सकते हैं सेल वॉल की जो प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं हम एपोजिशन। अब हम बात करेंगे मिडल लैमिना। मिडल लैमिना देखने में लगता है कि ये होगी आउटर मोस्ट लेयर, लेकिन ये हमेशा सीमेंटिंग लेयर का ही काम करती है, कभी भी ये आउटर मोस्ट पे नहीं प्रेजेंट होती। अगर कोई भी सिर्फ अकेला सरफेस है तो वहां पर जो ये लेयर होगी वो हमेशा प्राइमरी वॉल एक्सटीरियर में प्रेजेंट होगी, वहां पर कभी भी मिडल लैमिना नहीं होगी। सो इन ओनली वन सेल इट इज एब्सेंट। इट इज ओनली प्रेजेंट व्हेन देयर इज टू सेल्स आर प्रेजेंट। तो इट इज प्रेजेंट ओनली व्हेन टू सेल्स आर प्रेजेंट। मान लो ये एक वन सेल है जिसके अंदर मिडल लैमिना प्रेजेंट है, और ये दूसरा सेल है, ये आगे ग्रो करेंगे और भी बन सकते हैं, दैट इज सेल 1 एंड सेल 2। और इसके इनर साइड कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? मिडल लैमिना। सो जो दो सेल को कनेक्टिंग लेयर का काम करती है वो होती है मिडल लैमिना, और इसके इनर साइड प्रेजेंट होती है प्राइमरी वॉल। अगर हम मिडल लैमिना को खत्म कर दें, मिडल लैमिना इज एब्सेंट, देन देयर विल बी इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द टू सेल्स। सो जो दो सेल्स होंगे उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस इंक्रीज हो जाएगा। So middle lamina, if middle lamina is absent, then there will be intercellular space between the two cells. In free cells, it is absent. तो free cell surface के ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है, वहां पर मिडल लैमिना एब्सेंट होती है। ये किससे मिलके बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट एंड ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड। ये एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड वो है प्रेजेंट होता है इसके अंदर। जो फ्रूट राइपनिंग मीन्स फलों का पकना। जो वो पकते कैसे हैं? जब मिडल लैमिना डिसॉल्व होनी शुरू कर जाती है, यानी उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो खत्म होना शुरू कर देते हैं, वो जिलेटिनाइजेशन होना शुरू हो जाता है, तो फ्रूट राइपनिंग होने लग जाती है। देयरफॉर पैक्टिन इज यूज्ड एज अ कमर्शियल जेलिफाइंग एजेंट। जो कैल्शियम पैक्टेट है, अगर उसको हम लैब में बात करें तो लैब में उसको स्ट्रॉन्ग एसिड अगर उसके ऊपर स्प्रे किया जाए तो भी वो डिसॉल्व होना शुरू कर देती है। सो जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल फार्मर्स है वो अपनी उनकी फसल जल्दी पक जाए इसके कारण कुछ
स्प्रेइंग करने लगे। वो एक्चुअली इसी को स्प्रे करते हैं, एक एसिड को स्प्रे करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी पक जाए और उनकी जो फसल है वो अच्छे से हो सके। इसलिए हमेशा कहते हैं कि हमेशा फलों को और सब्जियों को धोकर खाना चाहिए गर्म पानी के अंदर, ताकि इसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है उसके जो कवरिंग के ऊपर वो डिसॉल्व हो सके और वो न्यूट्रलाइजेशन हो सके और हमें कोई हार्मफुल ना करे जब हम उसे खाएं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी वॉल के। ये प्रेजेंट होता है इनर टू दी प्राइमरी वॉल। इट जनरली अकर्स व्हेन सेल स्टॉप्स ग्रोइंग एंड प्राइमरी वॉल इज नो मोर एनलार्जिंग। ये हमेशा तभी बनना स्टार्ट होगी जब अब प्राइमरी वॉल की और डिपोजिशन नहीं हो रही है। तो प्राइमरी व्हेन प्राइमरी वॉल स्टॉप्स ग्रोइंग देन सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन विल स्टार्ट। इट लैक्स पैक्टिन्स, इसके पास पैक्टिन्स भी नहीं होते, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी नहीं होते, लेकिन ये सेलुलोज का दैट इज कितना कंपोजिशन होता है इसका परसेंटेज, दैट इज 20 to 40%। सो माइक्रोफाइब्रिल जो कंटेंट था वो इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू दी प्राइमरी वॉल। और हेमी सेलुलोज जो है वो अब 25% है, लेकिन प्राइमरी वॉल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जिसकी जो कंपोजिशन थी वो 50% थी। तो यहाँ पर जो होगा सेलुलोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और हेमी सेलुलोज यानी मैट्रिक्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से जो सेकेंडरी वॉल है वो एक हार्ड कवरिंग होती है। ये एक हार्ड कवरिंग लेयर होती है एज कंपेयर टू दी प्राइमरी वॉल, जबकि वो प्राइमरी वॉल एक लूज लेयर थी। इसके अंदर और भी कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि लिग्निन। लिग्निन किस लिए होते हैं? मेनली स्ट्रेंथ के लिए प्रोवाइड करता है। क्यूटिन भी हो सकता है यहाँ पर ताकि पानी का लॉस ना हो सके। एपिडर्मल सेल्स के अंदर होता है। सबसे भारी लेयर को एपिडर्मस कहते हैं और उसकी जितने सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं एपिडर्मल। सुब्रीन होता है इम्परमेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी मतलब कोई भी सब्सटेंसेस का या गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता। अगर सुब्रीन की लेयर प्रेजेंट है तो कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये प्रेजेंट होती है कॉक सेल्स के अंदर। वैक्सिस प्रेजेंट होता है, एक तरह से ऑयलिंग कवरिंग हो जाती है ताकि वाटर का लॉस ना हो सके। ये पानी में जो पत्ते पाए जाते हैं उनमें ही पाया जाता है, दैट इज फ्लोटिंग लीव्स। और सिलिका होती है वो स्टिफनेस एंड प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड की जाती है, दैट इज प्रेजेंट इन इक्विस्ट्रियम। ये एक टेरिडोफाइट है। जहां पर सिलिका प्रेजेंट होगा वहां पर बहुत ही रफ टच ही आएगा, तो टच करने पर हमें ऐसा लगा कि बड़ा रफ रफ सा सरफेस है। जो सेकेंडरी वॉल होती है वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट होती है, S1, S2 एंड S3। तो S1 जो होती है वो आउटर मोस्ट होती है नियर टू द प्राइमरी वॉल, और मिडल वन जो होती है वो थिकर लेयर होती है एज कंपेयर टू S1 एंड S2, और S3 जो होती है वो प्रेजेंट होती है नियर टू द ल्यूमन ऑफ द सेल वॉल। जो टर्शरी वॉल होती है वो सिर्फ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एंजियोस्पर्म्स और बाकी सारे प्लांट्स में वो एब्सेंट होती है। और ये जिम्नोस्पर्म्स में भी किस में पाई जाती है? सिर्फ जाइलम ट्रैकिड्स के अंदर। जैसे जो प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल था वो सेलुलस माइक्रोफाइब्रिल से बना होता है, इसी तरह यहाँ पर जो बना होता है वो है जाइलन। इट इज अ थिन लेयर एंड प्रेजेंट इनर टू दी सेकेंडरी वॉल। अब हम बात करेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा की। ये एक तरह की जो सेल वॉल होती है वहां पर कुछ माइन्यूट होल से पाए जाते हैं। तो जहां पर सेल वॉल एब्सेंट होती है तो उधर से एक कनेक्शन बन जाता है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म दो सेल्स का आपस में एक्सचेंज हो पाता है। देखो दिट इज सेल वॉल, ये जो पूरी ब्लैक कलर की मैंने बनाई हुई है वो सेल वॉल है। और इस पॉइंट पर दिस इज द पॉइंट जहां पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से अब क्या होता है, ये है सेल नंबर 1, ये है सेल नंबर 2। जो दो सेल्स आपस में जुड़े होते हैं उनमें जब सेल वॉल एब्सेंट होती है तो छोटा सा पॉइंट पर जहां पर सेल वॉल एब्सेंट हो जाती है वहां से दोनों का साइटोप्लाज्म के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसी पॉइंट को जहां पर ब्रिज बन जाता है दो सेल्स के बीच में, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मा का एक्सचेंज होना और डेस्मेटा। तो जब प्लाज्मोडेस्मेटा में प्लाज्मा का एक्सचेंज होने लग जाता है तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और एक तरह से ब्रिजेस का काम करते हैं दो सेल के बीच में, और ये हमेशा दो एडजेसेंट सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होगा, मतलब जो दो आपस में सेल्स जुड़ी होगी उन्हीं के बीच में काम करेगा। दो पाथवे होते हैं, एक तो पाथवे होता है एपोप्लास्टिक पाथवे, एक होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे होता है जो सिर्फ सेल वॉल के इंटरसेलुलर स्पेसिस से होकर गुजरेगा, जिसमें सिर्फ सेल वॉल के जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है उधर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनके बीच में ही आपस में एक्सचेंज हो पाएगा, आगे कोई एक्सचेंज हो नहीं पाएगा।
सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, उसका साइटोप्लाज्म के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें एक्सचेंज होना शुरू कर देते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा किस में हेल्प करेगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे में, क्योंकि इसके अंदर हम साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हो रहा है, तो इस वजह से प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प इन सिम्प्लास्टिक पाथवे। और ये बहुत थिन साइटोप्लाज्मिक होता है, मतलब कि जो प्लाज्मोडेस्माटा एक तरह से ब्रिज होता है वो बहुत छोटा होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा होल हो गया, नहीं, ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटोप्लास्ट होता है सेल, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं, सेल वॉल के थ्रू कोई एक्सचेंज नहीं होता है, वहां पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो सेल विदाउट सेल वॉल। और ये हमेशा लिविंग सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, डेड सेल के अंदर अगर साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो रहा है, साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, तो वो लिविंग सेल में ही आएगी। अगर साइटोप्लाज्म मूव नहीं कर रहा है, साइटोप्लाज्म का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो वो डेड सेल में होती है। सो एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्म इज इंडिकेशन ऑफ द लिविंग सेल। इट इज बिलीव टू एक्ट एज अ चैनल फॉर सिम्प्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे में हेल्प करती है, तो ये मैं बता ही चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे एक और जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो होती है पिट्स। कुछ एक एरियाज के अंदर, जैसे कि हम ये देखो, यहाँ पर मिडल लैमिना प्रेजेंट है, राइट, और यहाँ पर प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है, और ये सेकेंडरी वॉल है। कुछ एरियाज के अंदर जब हम इसके अलोंग लेंथ की बात कर रहे हैं, तो कुछ एरियाज के अंदर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट हो जाती है। प्राइमरी वॉल और मिडल लैमिना तो अभी भी प्रेजेंट है, बट सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट एंड दैट एरिया इज नोन एज पिट। तो जब गड्ढा बन जाता है तो उसे ही हम कहते हैं पिट। तो पिट किसके अंदर बनते हैं, डिप्रेशंस किसके अंदर बनेंगे, गड्ढे किसके अंदर बनेंगे, सेकेंडरी वॉल के अंदर। देखो अभी पूरी लेयर बनी हुई थी, यहाँ पर जो लेंथ वाइज हम बात कर रहे हैं, सेकेंडरी वॉल ऊपर भी प्रेजेंट है, नीचे भी प्रेजेंट है, लेकिन इस पॉइंट के अंदर खत्म हो गई, यहाँ पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट नहीं है। सो पिट्स आर द डिप्रेशन इन दी सेकेंडरी वॉल। जब सेकेंडरी वॉल के अंदर डिप्रेशन बनना शुरू हो जाते, गड्ढे बनने शुरू हो जाते, तो उसे हम कहते हैं पिट्स। पिट्स के जो पार्ट्स हो सकते हैं वो है, दो पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। एक तो आती है पिट मेम्ब्रेन, या उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग मेम्ब्रेन। दूसरे हम बात करते हैं पिट चैम्बर या पिट कैविटी। जो पिट मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है प्राइमरी वॉल से और मिडल लैमिना से, और जो कैविटी होती है वो बनी होती है ब्रेक इनटू द कंटिन्यूटी ऑफ द सेकेंडरी वॉल। जब सेकेंडरी वॉल एब्सेंट हो जाती है जहां पर, तो उसकी जगह पर कैविटी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं पिट चैम्बर या पिट कैविटी, राइट। जो अगर सिर्फ एक पिट प्रेजेंट है, मतलब दो सेल्स में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही सेल के अंदर पिट प्रेजेंट है, तो इसे हम कहते हैं ब्लाइंड पिट। लेकिन दो लगातार सेल, दैट इज सेल 1 एंड सेल 2, आपस में जब उनके अपोजिट में पिट्स प्रेजेंट होने लग जाती है एक दूसरे का, ऐसा नहीं है कि इधर प्रेजेंट होगी फर्स्ट की और इधर प्रेजेंट होगी सेल की सेकंड के, नहीं, जो सेल्स के दो सेल्स प्रेजेंट है और दोनों में ही पिट प्रेजेंट है, लेकिन अपोजिटली प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर और यहाँ पर, इसका मतलब नहीं है, अपोजिट प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तो उसे हम कहेंगे पिट पेयर्स। अब हम बात करेंगे पिट्स की, पिट्स के टाइप्स की, यानी पिट्स के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल पिट्स एंड बॉर्डर पिट्स। सिंपल पिट्स के अंदर जो होता है वो सेकेंडरी वॉल जो होती है वो बिल्कुल एब्सेंट होती है पिट कैविटी के दौरान। लेकिन बॉर्डर पिट्स के अंदर जब कैविटी होती है तो वहां पर कुछ ओवर आर्किंग कर लेती है, मतलब एक लेयर आउटर में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेकेंडरी वॉल की प्रेजेंस होती है। तो जो पिट कैविटी को अगर सेकेंडरी वॉल ओवर आर्क कर रही है उसको, तो उसे कहते हैं बॉर्डर पिट्स। और सिंपल पिट्स के अंदर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है, उसका कोई बॉर्डर बना हुआ नहीं होता। इसके अंदर जो पिट कैविटी होती है उसका डायमीटर सेम होता है थ्रू आउट, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है, यूनिफॉर्म इसका डायमीटर होता है। जबकि जो हम बॉर्डर पिट्स की बात करें तो इसका डायमीटर चेंज होता रहता है, यहाँ पर कम है, और अगर हम इसके मिडल पोर्शन में जाएं तो यहाँ पर इसका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर इसका डायमीटर वेरी कर रहा है। तो यही डिफरेंस है, सिंपल पिट्स के अंदर कोई बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डर पिट्स के अंदर बॉर्डर पाया जाता है, और इसके अंदर डायमीटर यूनिफॉर्म होता है, और इसके अंदर डायमीटर जो होता है वो चेंज होता रहता है।
कुछ बॉर्डर पिट्स के अंदर, जो बॉर्डर पिट्स होते हैं उसके अंदर जो प्राइमरी वॉल होती है वहां पर वो अपने सब्सटेंसेस की डिपोजिशन करना शुरू कर देती है। प्राइमरी वॉल अपने मटेरियल की डिपोजिशन यानी सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स की डिपोजिशन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो सेल है उसको प्रोटेक्शन मिलती है। मतलब प्रोटेक्शन इन द सेंस कि कई बार क्या होता है, सेल बहुत वीक पड़ जाती है और उस पर जब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो सेल स्वेलिंग करने लग जाती है। तो एक प्रेशर, अनइक्वल प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है। तो उस प्रेशर को अगर कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए जो प्राइमरी वॉल है अपने अराउंड कुछ डिपोजिशन करना शुरू कर देती है अपने सब्सटेंसेस को, जिसको कहते हैं हम टोरस। सो प्रोटेक्ट द मेम्ब्रेन फ्रॉम रप्चरिंग अंडर अनइक्वल प्रेशर। जब प्रेशर आ जाता है तो उस टाइम सेल फट ना जाए, तो वहां पर टोरस बनता है। तो एग्जाम्पल आ सकते हैं पाइनस और जिम्नोस्पर्म। हमेशा से प्राइमरी वॉल सब्सटेंसेस की ही डिपोजिशन होना शुरू होगी यहाँ पर, और ये सेंट्रल पार्ट्स में होंगी, राइट। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। सबसे पहले ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स की वजह से इसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट्स के। जो सेल वॉल होती है वो एक बहुत हार्ड कवरिंग होती है, तो इस वजह से जो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ से प्रोवाइड करता है, मतलब कई बार कुछ लग भी जाए तो वो नहीं खराब होती, कुछ अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नहीं रप्चर होते। तो सेल वॉल एज अ बहुत हार्ड कवरिंग होने की वजह से तो उसके ऊपर बहुत जोर लगाना पड़ता है उसको तोड़ने के लिए, जिसे हम देखते भी हैं जो छेनी है या जो जिससे हम काटते हैं प्लांट ट्रीज को, वो बहुत शार्प होनी चाहिए। अगर वो शार्प नहीं होती तो वो बिल्कुल नहीं टूट पाती, क्योंकि जिसकी आउटर लेयर होती है वो बहुत हार्ड कवरिंग होती है, वो सेल वॉल होती है। इसी वजह से उसको हम नहीं तोड़ पाते। प्रोवाइड सेल शेप। जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग नेचर की होती है, मतलब उसके अंदर अगर उसकी एक शेप है तो वो शेप सेम रहेगी। जैसे कि हम बात करेंगे, अगर एक सेल को हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर एक सेल है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है एक सेल वॉल। और एक और हम सेल की बात करेंगे जिसके अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट हो यहाँ पर, सेल वॉल इज एब्सेंट। जब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें वाटर कंटेंट हाई है, वाटर कंटेंट इज हाई, और इसमें वाटर कंटेंट इज लो। सॉरी, वाटर कंटेंट दोनों में ही हाई है, यहाँ पर वाटर कंटेंट इज हाई। तो जिसकी वजह से वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, हाई देन दी सेल। तो इसमें भी वाटर अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और सेल जो होगी वो स्वेल कर जाएगी। लेकिन यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो ये सेल होगी वो नहीं बर्स्ट आउट करेगी, नॉट बर्स्ट आउट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। लेकिन जहां पर सेल वॉल एब्सेंट है और वहां पर क्या होगा, सारा सब्सटेंस बाहर आ जाएगा और सेल रप्चर कर जाएगी, सेल बर्स्ट आउट, रप्चर विल अकर, will occur here due to absence of cell wall। सो एक तरह से प्रोटेक्शन, बस्टिंग में हेल्प, बस्टिंग रोकने में हेल्प कर रही है सेल वॉल। और दूसरा हम अगर हम बात करें, एक सेल हमने फिर लिया, प्लांट सेल लिया, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके अंदर वाटर कंटेंट कम है, वाटर कंटेंट इज लेस। यहाँ पर सोल्यूट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, सोल्यूट कंटेंट इज हाई, सोल्यूट कंटेंट इज हाई देन द सेल।
सेल के अंदर एज कंपेयर टू पानी ज़्यादा है देन सोल्यूट कंसेंट्रेशन। और एक हम बात करेंगे जिसके अंदर, अब इसके अंदर भी सेल वॉल एब्सेंट है, इसके अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, श्रिंकेज होगी सेल की, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ पानी आएगा बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो अब हम क्या होगा, यहाँ पर जो होगी सेल श्रिंकेज हो जाएगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी श्रिंक कर जाएगी, तो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पर सेल वॉल। अब हम देखेंगे जो इस वाले सेल होगा तो वहां पर तो बिल्कुल छोटी वैसे ही कर जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लाज्मा सेल वॉल तो एब्सेंट है, तो इसके अंदर तो सेल साइज भी चेंज हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ सेल शेप भी चेंज हो जाएगी, साइज एंड शेप विल बी चेंज। लेकिन यहाँ पर सेल वॉल की प्रेजेंस होने की वजह से सेल साइज एंड शेप विल रिमेन सेम, क्योंकि सेल वॉल अपनी जगह से कहीं से नहीं हिलता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करता रहता है। अगर उसे पानी की जरूरत, पानी अगर उसे मिल रहा है तो वो सेल कर जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो वो श्रिंक कर जाएगा। तो लेकिन सेल वॉल अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, सेल साइज एंड शेप विल रिमेन सेम ड्यू टू सेल वॉल। तो यहाँ पर ऐसा होगा, तो इस सो इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग सेल शेप और प्रोवाइडिंग सेल फ्रॉम द रप्चरिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये भी मैं बता चुकी हूँ। If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.